हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं छोटा नागपुर का पठार। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? तो आज हम देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। और इसके पहले वाले वीडियो में, जो वीडियो नंबर 29 था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पहले हम लोग पढ़े थे बिंद श्रेणी, यानी बिंद श्रेणी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसमें कुछ भाग हम नहीं लिखवाए थे। जैसे मान लीजिए कि आपका नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए, चित्र में हम आपको बता दिए हैं। लिखवाए नहीं है तो उसको आप लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, उसको चित्र को समझकर और सुनकर मेरे बातों को उसको लिख लीजिएगा। वीडियो इसके पहले जो नहीं देखे देख लीजिए और अच्छे से उसको कि कौन कौन। तो मध्य प्रदेश में आपको बिंद श्रेणी दिखाई देगी, मध्य प्रदेश में ही आपको बुंदेलखंड होगा, मालवा भी मध्य प्रदेश में ही है, और आपका पन्ना भी मध्य प्रदेश में है, कैमूर जो आपका बिहार में चला जाता है, पारसनाथ जो है मध्य प्रदेश में है, और सोनपुर मध्य प्रदेश में है। बाकी इसके नीचे हम लोग देखे थे जो आपका बिंद श्रेणी के बाद सतपुरा श्रेणी, उसका भी कुछ हिस्सा आपका मध्य प्रदेश में आपको पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। एक मध्य प्रदेश का इसी तरह मैप आपको दिखाई देगा पूरे पठार और पहाड़ियों के साथ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगले भाग में हम नहीं बताए थे तो इसमें हम सोचे कि भाई ये बता दे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक को बड़े ही प्यार से देखना है। ठीक है, और वीडियो आप लोग जानते हैं, हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं उसको पूरा डीप अध्ययन करते हैं। अगर वीडियो लंबी होती है तो उसके लिए आप घबराइएगा मत, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आप अंत तक अगर देख लेते हैं वीडियो को 1 से 2 बार, फिर भी 100% हो जाएगा, यहाँ पर याद जरूर हो जाएगा। और एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जिस टॉपिक को हम पूरा डीपली अध्ययन करते हैं, पूरा विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं, वो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक संचित रहता है। अगर शॉर्टकट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट जो VVI क्वेश्चन बनेगा उसको हम बता दें, आप रटिएगा फिर भूल जाइएगा। तो शॉर्टकट रास्ते को अपनाने से बेटर है थोड़ा सा हम टाइम देंगे, और टाइम देने के पश्चात क्या होगा, इन सभी चीज़ों को जानेंगे और चित्र के माध्यम से पहचानेंगे, उसको देखेंगे हाँ इसकी सर्वोच्च चोटी यानी नागपुर छोटा नागपुर पठार जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी कितनी है, कौन सी है। जैसे पारसनाथ हम पढ़ेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर जो इसकी ऊंचाई, सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है। फिर देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से खनिज निकलते हैं, कौन कौन से तत्व यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर कौन कौन प्रमुख नदियाँ हैं, यानी जो छोटा नागपुर पठार में बहती है, यहाँ इस नदियों पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी भारत का रूह क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र को क्यों बोला जाता है, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो मैं आपसे बस यही अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका छोटा नागपुर पठार का जो मैपिंग है वो किस तरह आपका छोटा नागपुर का पठार दिखाई देता है। तो हम देखेंगे कि आपका जैसे बिहार है, यहाँ पर बिहार है, बिहार के जस्ट बगल में क्या है, झारखंड है। हम जानते हैं कि छोटा नागपुर पठार जो है यानी खासकर यानी विशेषकर किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो वो आपका झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे आपका छोटा नागपुर का पठार, ये जो क्षेत्र है यही है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये समझिएगा आप, ये आपका क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। यहां पर ये पूरा का पूरा आपका यानी खास करके झारखंड में अवस्थित है, और इसका कुछ भाग जो है बिहार में पड़ता है, कुछ भाग आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, कुछ भाग इसका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, कुछ भाग जो है इसका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और कुछ भाग जो है इसका छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। लेकिन खासकर अगर पूछे कि छोटा नागपुर पठार जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो आपको जवाब देना है कि छोटा नागपुर पठार जो है वो आपका झारखंड में अवस्थित है। इसके जस्ट उत्तर में अगर देखी जाए तो आप देखिए ये जो आपका क्या है छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पर उत्तर में आपका क्या दिखाई देगा, इधर आपको दिखाई देंगे केवल गंगा का मैदान, ये आपका मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा। इसको हम क्या करें, थोड़ा सा मैदान की तरह ही बनाए, ये आपका क्या होगा, मैदानी क्षेत्र होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हम लोग जानते हैं, ये गंगा का मैदान और पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आप उसको देख लीजिएगा। तो पहले इसकी अवस्थिति के बारे में हम देख लेते हैं, आप बेहतरीन तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी छोटा नागपुर पठार में उत्तर में हम देखते हैं तो उत्तर में आपको गंगा का मैदान दिखाई देगा। ठीक है, इसी को अगर हम देखते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में आपको राजमहल पूर्व में देखते हैं तो यहाँ पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इधर आप देखिएगा तो इधर राजमहल की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ठीक है,
यानी ये आपका राजमहल की पहाड़ियां है। क्लियर। और छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में अगर कुछ आपको दिखाई देगा तो वो है आपका गरजात की पहाड़ी, या हम बोल सकते हैं महानदी बेसिन। तो पहले हम लोग एक मैकाल श्रेणी बना लेते हैं। यहाँ पर मैकाल श्रेणी आप लोग पढ़े हैं मैकाल के बारे में बेहतरीन तरीके से। ये मान लीजिए आपका मैकाल श्रेणी हो गया, ठीक है। मैकाल पर्वत है, और मैकाल पर्वत से मैकाल जो पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? अमरकंटक। ये क्या है? अमरकंटक। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो है अमरकंटक, आप लोग जानते हैं। और अमरकंटक से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? तो हम बोल सकते हैं महानदी यहां से निकलती है, ठीक है। महानदी ये यहां से निकलती है और ये गिर जाती है आपका बंगाल की खाड़ी में। ये आपको याद रखना है। ये बंगाली खाड़ी में क्या होती है? यहां से होकर ये गिर जाती है, ठीक है। और महानदी द्वारा यहां पर क्या किया गया है? बेसिन का निर्माण किया गया है। तो यहां बोल सकते हैं कि महानदी बेसिन का निर्माण हुआ है इन सभी क्षेत्रों में, मतलब मैदान का निर्माण हुआ है। तो जस्ट इसके यानी अगर आप देखिएगा किसके, ये सब महानदी बेसिन है आसपास के क्षेत्रों में, ये महानदी बेसिन हो जाएगा। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए आप, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। इधर लिख लीजिएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का ये पठार है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, या गंगा का मैदान, याद रखिए कुछ भी। और इधर जो दिखाई दे रही है ये क्या है? आपका राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। और इसके नीचे आपको पड़ता है हम देखेंगे इसके नीचे आपका दंडकारण्य पड़ जाएगा, जो बेसिन महानदी बेसिन के नीचे यहां पर अगर देखिएगा तो ये है आपका दंडकारण्य, दंडकारण्य की पहाड़ियां ये आपका यहां पर दिखाई देगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम छोटा नागपुर पठार की अवस्थिति के बारे में जान लें कि कहाँ क्या अवस्थित है। इसको हम लिखेंगे दंडकारण्य, दंडकारण्य की पहाड़ी, ठीक है। ये आपकी अवस्थिति है। और अगर आप देखिएगा तो ये तो पश्चिम में हो गया। आप सभी की अवस्थिति देख लीजिए, ये उत्तर का मैदान ये क्या है? ये आपका उत्तर में है, यानी छोटा नागपुर के उत्तर में। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये पूर्व में है, ठीक है। महानदी बेसिन कहाँ है? ये दक्षिण में है। दक्षिण में महानदी बेसिन या दंडकारण्य, ये दोनों में से कोई भी हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं दोनों दक्षिण में है। और ये जो होगा ये पश्चिम में है। मैकाले की जो मैकाले जो है इसका नाम क्या है? मैकाले, मैकाले ये कहाँ है? पश्चिम में, यानी छोटा नागपुर के पश्चिम में अवस्थित है। और यहीं पे एक देखा जाए बुंदेलखंड, इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पर दिखाई देगा बुंदेलखंड। यहाँ आपको बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये जो पहाड़ी है इसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। तो बुंदेलखंड कहाँ है? तो ये हो जाएगा पश्चिमोत्तर में, यानी पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर में अवस्थित है, पश्चिमोत्तर, ठीक है। तो ये अवस्थिति है आपका छोटा नागपुर का पठार। उम्मीद करता हूं ये चित्र आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक एक करके हम इस सब की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद क्या रखना है? याद यही रखना है कि जो छोटा नागपुर पठार है ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो यानी खासकर ये झारखंड में अवस्थित, यानी प्रमुख भाग जो है इसका ये झारखंड में अवस्थित है, ठीक है। और इसके अलावे यह जो है
आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी क्या हुआ है, यानी छोटा नागपुर पठार के कुछ हिस्से जो है वो पाए जाते हैं। ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी अवस्थिति क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई जो छोटा नागपुर पठार है, इसके उत्तर में जो है, उत्तर में हम देखेंगे कि गंगा का मैदान है या उत्तर का विशाल मैदान है। इसके दक्षिण में जो है महानदी बेसिन या बोल सकते हैं दंडकारण्य की पहाड़ियां है, ठीक है। और इसके पश्चिम में अगर देखा जाए, छोटा नागपुर पश्चिम में, छोटा नागपुर के पश्चिम में जो है वो आपके मैकाले पर्वत है। मैकाले पर्वत क्या है, अवस्थित है। और इसके आपका पश्चिमोत्तर में, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में, यानी पश्चिमोत्तर में जो है वो आपका बुंदेलखंड की पहाड़ियां है, जो कलर वाइज हम क्या कर दिए, इसको दर्शा दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे कि महानदी बेसिन जो है, ये दंडकारण्य जो आपका दंडकारण्य के बगल में एक ये भी याद रखिएगा, यहाँ गरजात की पहाड़ियां है और गरजात की पहाड़ियों को ये चीरते हुए निकलती है नदी। ये भी पॉइंट थोड़ा सा छूट रहा था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। ये जो नदी निकल रही है, तो यहाँ पर एक गरजात की पहाड़ियाँ है, सॉरी, ये गरजात की पहाड़ियाँ है। तो गरजात की पहाड़ियों को भी क्या करता है, महानदी जो है दो भागों में काटते हुए क्या करती है, निकलती है यहाँ से। गरजात की पहाड़ियाँ, गरजात की पहाड़ियों को ये दो भागों में यानी बीचों बीच से काटती हुई निकलती है आपकी कौन सी नदी, तो हम याद रखेंगे महानदी। तो आपका इधर दक्षिण में महानदी बेसिन बोलिए चाहे गरजात की पहाड़ियाँ बोलिए, ये सब क्या है आपका दक्षिण में इसकी स्थित है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले ये पॉइंट को हम यहाँ पे नोट करेंगे, छोटा नागपुर पठार से संबंधित। तो आपका जो पहला पॉइंट होगा, इसमें हम लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार। ये भी याद रखना है, इसका औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई आपका 650 मीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर यानी जो औसत ऊंचाई जो है इसकी कितनी है, छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 650 मीटर है, ठीक है। ये यहाँ की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पर हम देखेंगे इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन है, तो सर्वोच्च चोटी आपका पारसनाथ है। ये भी पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, पारसनाथ सर्वोच्च चोटी है। पारसनाथ ये क्या है, पारसनाथ, हाँ, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। कितना है, 1365 मीटर जो है यानी पारसनाथ की ऊंचाई है, ठीक है। इसका जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई आपका कितना होगा, यानी औसत पहाड़ी की जो ऊंचाई है आपका 650 मीटर के आसपास है। और इसके जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 65,000 के आसपास है। यानी कुल क्षेत्र यानी कितने क्षेत्र में, कितने वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, तो 650 वर्ग किलोमीटर क्या है, यह फैला हुआ है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ से एक नदी निकलती है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के द्वारा क्या किया जाता है, इसको दो बराबर भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। यानी नर्मदा नदी क्या करती है, इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। जब इसको दो बराबर भागों में बांटती है तो ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं हजारीबाग का पठार, और जो नीचे वाला यानी दक्षिण वाला जो क्षेत्र बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रांची का पठार, ठीक है। या इसको कोडरमा के नाम से भी जाना जाता है, हजारीबाग के। इन सभी जो यहाँ से पॉइंट बन रहे हैं हम सबको क्या कर रहे हैं, अब नोट कर रहे हैं, यहाँ पर आप समझते चलिएगा, ठीक है। याद कर रखना है कि सबसे पहले यानी यह जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है, यानी खास करके यह फैला हुआ है आपका झारखंड में, और पहले लिखेंगे स्थिति के बारे में, इसकी स्थिति। तो स्थिति में क्या याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर पठार खासकर झारखंड में स्थित है, इसके अलावे यह बिहार, पश्चिम
बंगाल, पश्चिम बंगाल के अलावा आपका छत्तीसगढ़, आपका हो जाएगा बिहार, झारखंड में तो है ही, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, नोट करते चलना है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आज आपको याद रहेगा, लेकिन ये लिखा हुआ बात रहेगा तो हमेशा आपको याद रहेगा, ये बात याद रखिए। इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूं, मैं आकर 1 घंटा 2 घंटा आकर मैं आपके लिए, इससे कुछ हमको मिल नहीं रहा है। अभी मेरा चैनल मतलब ये उतना ग्रो भी नहीं किया है कि कुछ मिलेगा, तो अभी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं मान लीजिए पढ़ता भी हूं, देखता भी हूं कुछ पॉइंट, ठीक है, तो मैं आपके लिए देखता हूं, पढ़ता हूं, फिर आकर यहां पर बोलता हूं, और बोलने के साथ साथ मैं आकर आपके लिए लिखता भी हूं। ठीक है, और आप वीडियो को यानी पूरा नहीं देखते हैं, या मैं ये भी बोलता हूं कि भाई आप देखिए, और देखने के बाद जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिटेन की दृष्टि से, या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वनडे एग्जाम के लिए यहाँ से पॉइंट बनेंगे, अगर सब कुछ आप पढ़ रहेंगे तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आएंगे कहीं से भी, इसके आसपास से आप जरूर पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि यानी छोटा नागपुर की जो अवस्थिति है ये कहाँ स्थित है, तो स्थिति में याद रखना है कि यह खास करके यानी झारखंड में स्थित है। इसके अलावा यह बिहार में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि राज्यों में क्या हुआ है, फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसमें इसके उत्तर में क्या है, गंगा का मैदान, उत्तर में गंगा का मैदान, दक्षिण में महानदी बेसिन, या बोल सकते हैं गरजात की पहाड़ी। ठीक है, इसका नाम यहां पर लिख लीजिएगा, गरजात की पहाड़ी, गरजात की पहाड़ी। ठीक है, उत्तर में गंगा का मैदान, दक्षिण में महानदी बेसिन या गरजात की पहाड़ी। ठीक है, पूर्व में देखा जाए, पूर्व में कौन स्थित है, पूर्व में आपका अवस्थित है राजमहल की पहाड़ी, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी। पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में याद रखिए आपका मैकाले श्रेणी अवस्थित है, और उत्तर पश्चिम में आपका छोटा नागपुर का क्या नाम है, बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड बघेलखंड खंड का पठार है। ठीक है, ये हो गया अवस्थिति, ये हम लोग समझ लिया अवस्थिति मतलब उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है। अब यहां देखा जाए कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई में याद रखना है, औसत ऊंचाई जो है यहां कितनी है, तो औसत ऊंचाई इसका है आपका 650 मीटर। 650 मीटर जो है औसत ऊंचाई है। लेकिन अगर सर्वोच्च चोटी पूछे, क्या पूछे, सर्वोच्च चोटी, यहां की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन है,
तो सर्वोच्च चोटी आपका हो जाएगा पारसनाथ शिखर। पारसनाथ की पहाड़ी, ये सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर। 1365 मीटर। और ये पारसनाथ की पहाड़ी क्या है? तो गिरिडीह में अवस्थित है। ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि ये जो अवस्थित है यह गिरिडीह में अवस्थित है। गिरिडीह, गिरिडीह जिला है, ठीक है, गिरिडीह में अवस्थित है। हो गया, इतना आप नोट कर लिए हैं अवस्थिति के बारे में। इसका कुल क्षेत्रफल भी यहाँ पे लिख लीजिए। कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा 65,000 वर्ग किलोमीटर। 65,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है? कुल क्षेत्रफल है। और यहाँ के जो प्रमुख शहर है, यानी छोटा नागपुर पठार पर स्थित जो प्रमुख शहर है, प्रमुख शहर का भी नाम लिख लें हम लोग। प्रमुख शहर वो कौन कौन से बसे हैं? तो इस पर जो प्रमुख छोटा नागपुर पठार पर बसे हुआ जो शहर है वो हो जाएगा रांची, इसी पर बसा है जमशेदपुर, जमशेदपुर, और तीसरा हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर यानी छोटा नागपुर पठार पर ही क्या है? अवस्थित है, बसे हुए हैं। ठीक है, तो इतना आप क्या कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। याद क्या रखना है कि इसकी अवस्थिति क्या है? तो अवस्थिति में आपको याद रखना है कि यह छोटा नागपुर खास करके झारखंड में स्थित है। झारखंड के अलावा बिहार में स्थित है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में क्या है? यह फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ इसके उत्तर में क्या अवस्थित है। तो उत्तर में हम देख सकते हैं, उत्तर में आपका गंगा का मैदान अवस्थित है। दक्षिण में आपका गरजात की पहाड़ी बोल सकते हैं या महानदी बेसिन बोल सकते हैं। पश्चिम में मैकाल की श्रेणी है और पूर्व में जो है राजमहल की पहाड़ियाँ है और पूर्वोत्तर में आपका बुंदेलखंड की पहाड़ी है। ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ की औसत ऊंचाई यानी जितनी भी श्रेणियाँ हैं, यहाँ की जितनी भी श्रेणियाँ हैं यानी इन श्रेणियों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो इनकी औसत ऊंचाई 650 मीटर है। कितनी है जी? 650 मीटर है। लेकिन जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका है पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। और ये जो पारसनाथ है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है गिरिडीह में अवस्थित है। कहाँ पर? गिरिडीह में अवस्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है यानी इसका कुल क्षेत्रफल यानी छोटा नागपुर पठार जो है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 65,000 वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? यह फैला हुआ है। और यहाँ यानी छोटा नागपुर जो पठार है इस पर कौन कौन से शहरें बसी हुई है? तो वो है आपका जमशेदपुर है, रांची है और दुर्गापुर है। इतना आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि हम इसको मिटाएं। चलिए मिटा दे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है और कौन कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ है उसके बारे में आगे चलकर देखेंगे। तो नेक्स्ट हम इसके लिए एक बड़ा सा यहाँ पे मैप बनाएंगे जिसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? छोटा नागपुर का पठार हो गया। और नदी यहां से निकल रही है, इसके बीचों बीच से नदी निकलती है। ये नदी जाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की
खाड़ी में गिरती है। नदी कौन सा है? तो यह है आपका दामोदर नदी। इधर ही लिख दिया जाए। दामोदर नदी, ठीक है। तो दामोदर नदी जो है यानी छोटा नागपुर पठार कितने भाग में बांट रही है? 2 भाग में बांट रही है। जो ऊपर का जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है हजारीबाग का पठार, ये कहलाता है, यानी इसको हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, ठीक है। ये आपका कहलाएगा क्या? ये संपूर्ण क्षेत्र है जो हजारीबाग का पठार कहलाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपका हजारीबाग का पठार है। ये हजारीबाग पठार है। जो नीचे का जो भाग है, चलिए इसको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखिए, ऊपर का संपूर्ण क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? हजारीबाग के पठार। ये है हजारीबाग का पठार कहलाता है, या इसको बोल सकते हैं हम कोडरमा, कोडरमा घाटी भी कहते हैं, कोडरमा के नाम से भी जाना जाता है। और जो दक्षिण में है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रांची का पठार, रांची का पठार, ठीक है। और बीच में ये जो नदी है ये आपकी है, ये दोनों को क्या कर रही है? ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, हजारीबाग के पठार को और रांची के पठार को। हजारीबाग के पठार की अपेक्षा जो रांची का पठार है ये ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि यहाँ जो है धरवार प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और धरवार प्रकार आर्कियन प्रकार की भी चट्टान पाई जाती है। कुछ जो इधर का जो क्षेत्र पड़ेगा, ये आपका जो क्षेत्र पड़ता है वो मैदानी क्षेत्र भी पड़ता है यहाँ, यानी दक्षिण में इसके मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं। यानी अभी हम इसके आसपास वाले देखे थे, अब हम देख रहे हैं छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी जो भाग है ये मैदानी क्षेत्र है, यानी समतल मैदान, समतल मैदान, मैदानी क्षेत्र। वैसे तो देखा जाए तो ये संप्राय मैदान है, लेकिन यहाँ पर लगभग समतल है दक्षिणी क्षेत्र में, यानी मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग देखे थे यहाँ पश्चिम में क्या था? राजमहल की पहाड़ियाँ था। इधर पूर्व में ये आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ थी। तो छोटा नागपुर पठार में आपका ये आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई। और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास यानी क्या विशेषता है? तो यहाँ की विशेषता है यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना है। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, और यहाँ क्या पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। और इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? इस मिट्टी में आपका रानीगंज इसी में है, यहीं पर रानीगंज है, रानीगंज, रानीगंज यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? कोयला, यहाँ पर पाया जाता है आपका कोयला का उत्पादन होता है। ये छोटा नागपुर पठार के पास आपका राजमहल की पहाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका ये जो क्षेत्र पड़ता है ये सिंहभूम वाला क्षेत्र है। सिंहभूम जिला है झारखंड का, तो ये सिंहभूम का क्षेत्र है। और यहाँ धरवार प्रकार की चट्टान पाई जाती है। कैसी चट्टानें पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है धरवार प्रकार की चट्टानें। ये है आपका सिंहभूम, सिंहभूम है। और यहाँ क्या पाई जाएगी? यहाँ पाई जाएगी धरवार प्रकार की चट्टान, धरवार प्रकार की चट्टान। आप लोग जानते हैं कि जहाँ आर्कियन और धरवान प्रकार की चट्टान पाई जाएगी वहाँ पर यानी धात्विक खनिज अधिक पाए जाएंगे। तो सिंहभूम में क्या पाया जाएगा? यहाँ पर आयरन पाया जाएगा, यानी आयरन, लोहा, लौह अयस्क,
लौह अयस्क, और लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का, हेमेटाइट प्रकार का। ठीक है, ये याद रखना है। यानी सी भूमि यानी धरवार प्रकार की चट्टान पाई जाती है। धरवार प्रकार की चट्टान जहाँ पाई जाएगी, आप लोग चट्टान चैप्टर अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम लगभग यानी चट्टान के बारे में बताया है, ट्रिक भी बताया है, आधार कार्ड बिगाड़ दो, आ से आर्कियन, धा से धरवार, ठीक है, को से कोडप्पा, ये सभी यानी ट्रिक से बताया हुआ है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर उसको प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये सब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो दक्षिण में तो समतल मैदान हो गया, मैदानी क्षेत्र। वहाँ देखा जाए तो आपका दक्षिण पूर्व में क्या है, दक्षिण पूर्व में आपका सिंहभूम है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, धरवार प्रकार की चट्टान पाई जाती है। धरवार प्रकार की चट्टान पाई जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यानी लौह अयस्क पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसी के बगल में, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ये आपका लावा निर्मित चट्टान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लावा निर्मित चट्टान, मतलब लावा से निर्मित चट्टान जो होगा वो क्या होगा, बैसाल्ट चट्टान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लावा निर्मित चट्टान, लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं, पश्चिमी क्षेत्र में इसके। ठीक है, ये क्या पड़ेगा आपका, पश्चिम क्षेत्र, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिम में यानी पश्चिमी जिला बोल सकते हैं, पश्चिमी क्षेत्र डायरेक्ट लिख लीजिए, पश्चिमी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पश्चिमी क्षेत्र में यानी लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, और ये आपका सिंहभूम कौन सा हो जाएगा क्षेत्र, ये हो जाएगा दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व, तो इसको क्या बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आपका सिंहभूम, और यह धरवार प्रकार की चट्टान पाई जाती है। ठीक है, और आपका देखिएगा तो जो पूर्व वाला क्षेत्र है ये और थोड़ा सा बड़ा होगा। ये जो पूर्व वाला क्षेत्र है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार में जो पूर्व वाला क्षेत्र है वो क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा, लाल मिट्टी पाई जाएगी, और लाल मिट्टी पाई जाएगी तो यहीं पर रानीगंज है, ये छोटा राजमहल की पहाड़ी के पास ही, और यहाँ पर कोयला का भी उत्पादन होता है बड़े मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हजारीबाग वाला क्षेत्र है, जो हजारीबाग वाला क्षेत्र है, इसको कोड में लिख लीजिए, मिटा दीजिएगा कहीं टाइम मिले तो, इसको थोड़ा सा आप बना लीजिए। ये जो हजारीबाग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है आर्कियन प्रकार की चट्टानें। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है आर्कियन प्रकार की चट्टानें, आर्कियन प्रकार की चट्टानें। और जहां आर्कियन और धरवार पाई जाएगी, एक ही प्रकार के क्या होंगे, क्योंकि आर्कियन चट्टान के टूटने फूटने से ही धरवार प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि आर्कियन सबसे पुराना चट्टान है, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय कौन सा चट्टान था, आर्कियन प्रकार का ही चट्टान था, उसी के टूटने और क्षय होने से आपका धरवार प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि आर्कियन प्रकार की ये चट्टान हो गया। आर्कियन प्रकार की चट्टान में अब खनिज कौन कौन से पाए जाएंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस, सॉरी आर्कियन प्रकार के टूटने फूटने से आपका ग्रेनाइट और नीस का निर्माण हुआ, ग्रेनाइट और नीस का क्या हुआ, गठन हुआ। तो यहाँ पर तत्व कौन से पाए जाएंगे, धातु कौन से पाए जाएंगे, इसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ पर आपको अभ्रक सबसे बड़ी मात्रा में मिलेगा, अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, यानी ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टान पाई जाती है आर्कियन प्रकार की चट्टान में, और यहाँ पर किस प्रकार के किसका उत्पादन होगा, तो अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होगा। उसी प्रकार देखेंगे इधर आपका पलामू पड़ता है, ये क्षेत्र जो है ये आपका पलामू है, पलामू जिला है, और पलामू में क्या पाया जाएगा, ये पलामू है, और इसी के जस्ट मैंने देखेंगे पलामू के आसपास जो है आपका बिंद प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, बिंद क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये आपका मान लीजिए पलामू हो गया, ये सभी आपके क्या है, बिंद क्रम की चट्टानें हैं। ये आपका पलामू वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या पाई जाती है, बिंद क्रम की चट्टानें, बिंद क्रम की
चट्टानें पाई जाती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, यानी सभी प्रकार के चट्टान लगभग पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समतल भूभाग भी है, दक्षिण में क्या है आपका समतल भूभाग भी है, और धरवार प्रकार की चट्टानें हैं, लाल मृदा भी है यहाँ पर, और आर्कियन प्रकार की चट्टानें हैं हजारीबाग में। ठीक है, और पलामू हम देख लिए क्या विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, विंध्य क्रम की भी चट्टानें हैं, और यहाँ बैसाल चट्टान भी है। ठीक है, और ये जो है, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है महानदी सॉरी दामोदर वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर आपको पाया जाता है गोंडवाना क्रम के चट्टान। और गोंडवाना क्रम के चट्टान में क्या पाया जाता है जी, कोयला। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा, यानी जो दामोदर नदी घाटी जो है, दामोदर नदी घाटी, और इसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखना है गोंडवाना क्रम के चट्टान, यानी आसपास, इसके आसपास ये सभी क्षेत्रों में क्या है, यानी आसपास में जितना भी, यानी दामोदर के नदी घाटी के आसपास जो आपके पर्वत पठार हैं वो क्या है आपके, ये गोंडवाना क्रम के हैं। तो गोंडवाना क्रम के ये क्या है आपके गोंडवाना क्रम के चट्टान है यहाँ। तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में क्या पाया जाएगा, तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में आपको कोयला बड़े मात्रा में क्या होता है, यहाँ पर कोयला का उत्पादन होता है। इसलिए यानी इसे क्या बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला भी पाया जा रहा है, क्या क्या कोयला भी मिल रहा है। ठीक है, धात्विक खनिज भी मिल रहा है, धात्विक खनिज भी मिल रहा है, और अधात्विक खनिज भी मिल रहा है, अधात्विक खनिज भी क्या हो रहा है, मिल रहा है, ये तीनों मिल रहा है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, भारत का यानी छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ क्षेत्र बोला जाता है, रूढ़ क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, यानी छोटा नागपुर पठार को क्या बोला जाता है, भारत का रूढ़ क्षेत्र बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि रूढ़ नदी जो थी वो जर्मनी की एक नदी है, और उसके आसपास भी बहुत सारे धात्विक और अधात्विक सभी प्रकार के क्या खनिजों का भंडार है। इसलिए जर्मनी के उदाहरण के स्वरूप हम भारत में भी देख सकते हैं कि दामोदर नदी जो है, इसके आसपास अनेक प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है, और यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि हम क्या करें, इन सभी पॉइंट को क्या कर लें, नोट कर लें, या स्पेस हो तो आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, पॉइंट डालकर यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इनको। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूँ ताकि लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक प्रयास होगा मैं लिखूँगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखिएगा क्या, सबसे पहला पॉइंट हम डालेंगे इसमें कि छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को दामोदर नदी द्वारा दो बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक जो है पहला क्या कहलाता है, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार पहला क्या कहलाएगा, हजारीबाग का पठार। और दूसरा जो है वो क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है रांची का पठार, रांची का पठार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम हजारीबाग पठार के अपेक्षा रांची का पठार अधिक समृद्ध है, अधिक समृद्ध है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार में पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान का विस्तार हुआ है, ठीक है। दक्षिण में समतल मैदान है, चाहे संप्राय मैदान लिख सकते हैं, संप्राय मैदान नहीं, हाँ संप्राय मैदान ही होगा क्योंकि नदियां द्वारा निक्षेप। हाँ, दक्षिण में संप्राय मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा तो आपको पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है जहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ रानीगंज में कोयले का भंडार है, कोयले का भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट अब लिख सकते हैं, उत्तर पश्चिम होगा ना जी, उत्तर पश्चिम में पलामू के क्षेत्र में विंध्य क्रम का चट्टान है, विंध्य क्रम का चट्टान है, ठीक है। नेक्स्ट, हजारीबाग में आर्कियन प्रकार का चट्टान है जिसमें अभ्रक का उत्पादन बड़े मात्रा में होता है, हो गया। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, आप याद रखिएगा ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, चाहे ऊपर लिखिए कितना वो नीचे दिखाई नहीं देगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, इसको मैं मिटा रहा हूँ। जो आपका दामोदर नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना क्रम का चट्टान का गोंडवाना क्रम के चट्टान का विस्तार हुआ है, गोंडवाना क्रम चट्टान का विस्तार हुआ है। इन क्षेत्रों में कोयला अधिक मात्रा में
अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग यानी अभी इसकी अवस्थिति के बारे में देख लिए, मतलब इसके आसपास के बारे में यहाँ पर देखा गया। अब इसके अंदर कौन क्या है, कहाँ कहाँ किस प्रकार की चट्टानें हैं और कौन कौन से खनिज यानी किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, इसके बारे में देखें। फिर हम देखेंगे कि ये कौन कौन से जिला है, कितने % कौन खनिज पाया जाता है, यहाँ की प्रमुख नदी कौन है, बांध कौन है, ये भी आपको क्या करना है यहाँ पर याद रखना है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएं। अब देखिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर ठीक लग रहा है, वरना आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लंबा लिखने की क्या हो सकता है। अगर मैं आप लोग बोलिएगा कि सर नहीं आप मत लिखिए तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो आपसे महान कोई नहीं है, ठीक है। बट मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं आप लिखिए कि नहीं लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ किस तरह लिखिएगा। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे सभी चीज़ों को नोट कर दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर और उसको आराम से कॉपी पे क्या कर सकते हैं, एक अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जो कभी भी आपको काम देगी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, यानी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो ये मान लीजिए आपका छोटा नागपुर पठार हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार। और हम जानते हैं कि यहाँ एक नदी गुजर रही है, दामोदर। कौन नदी गुजर रही है, दामोदर नदी, ठीक है, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बारे में भी हम देखेंगे, कहा जाता था अब नहीं कहा जाता है, अब बंगाल का लाइफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए कि एक ये प्रमुख नदी हो गई, और इसके साथ साथ यानी इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, तो ये भी देख सकते हैं। एक तो बराक नदी हो जाएगी, यानी यहाँ से आकर इसमें मिलती है बराक नदी, ठीक है। यहाँ से एक बराक नदी आकर मिलती है किस में, दामोदर में, ठीक है। दूसरी बोकारो नदी हो जाएगी, थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बोकारो नदी, और तीसरी हो जाएगी कोनार नदी, इसके नाम में लिखते चलिए, बराक नदी, बराक नदी हो जाएगी, बोकारो नदी, बोकारो नदी, और जो तीसरी है वो हो जाएगी कोन्नार नदी। थोड़ा पानी निकाल दीजिएगा, लगेगा कि नदी है। ये हो जाएगी कोन्नार नदी। ये हजारीबाग में बहने वाली, यानी हजारीबाग से आती है, क्योंकि उधर अधिक ढाल है, और जैसे रांची की तरफ आइएगा वो निम्न ढाल थोड़ा मिलेगा। क्योंकि निम्न ढाल के कारण क्या है, अब यहाँ से जो दामोदर नदी है इसके कारण क्या होता है, ये एक भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, छोटा नागपुर के भ्रंश घाटी में। तो यहाँ से ये दो भाग में टूट गया है, छोटा नागपुर पठार दो भाग में टूट गया है, तो यहाँ से उधर का ढाल मतलब होना चाहिए, लेकिन ये अधिक हाइट है जिस कारण उधर से नदियाँ इधर आती है, और यहाँ से जो टूट कर नीचे धंसा हुआ है, तो यहाँ से जितनी नदी आएगी सब कहाँ चली जाएगी, आकर आपका देखेंगे इसमें आकर मिल जाती है। आपका बना लेते हैं मैकाले का, बार बार कॉल आ जा रहा है यार। यहाँ पर आपकी मैकाले नदी है, और अमरकंटक से हम लोग जानते हैं, एक ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी अमरकंटक से निकलने नदियाँ कौन कौन सी है, तो सोनू, इंद्रावती,
सोनू इंद्रावती महान नाम अमर रहे। ठीक है, याद रखना है। सोनू से आप देखिएगा अमरकंटक से निकलने वाली एक तो सोन नदी हो जाएगी, सोन नदी, इंद्रावती से इंद्रावती ही होगा, इंद्रावती से इंद्रावती, महा से महानदी, महान से महानदी। ठीक है, और नाम से याद रखना है आपको नर्मदा। नाम से नर्मदा। और अमर से ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। ठीक है, यानी सोन, इंद्रावती। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि महानदी निकलती है यहाँ से। कौन सी नदी? महानदी यहाँ से निकल रही है और ये इस तरह जाती है। ये इस प्रकार से जाकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है, महानदी। ये तो आपकी दामोदर हो गई। तो एक ये महानदी है जो झारखंड को भी टच करती है, झारखंड को होकर जाती है। ठीक है, यहाँ से जो अनेक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी निकल रही है इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। एक तो आपको सुवर्ण रेखा नदी हो जाएगी, जैसे निकलती है और इधर जाकर मिल जाती है, सुवर्ण रेखा। ठीक है, दूसरी आपको याद रखना है बैतरनी, बैतरनी नदी भी आती है। और एक आपका हो जाएगी ब्राह्मणी नदी भी, मान लीजिए ब्राह्मणी नदी भी इधर आकर गिर जाती है, ब्राह्मणी नदी भी यहीं से निकलती है। आपकी ब्राह्मणी नदी। ठीक है, एक आपका ऋषि कुलना नदी इधर बना लीजिएगा। सबका नाम लिख लीजिए। ऋषि कुलना नदी ये है, ऋषि कुलना, ऋषि कुलना नदी। मान लीजिए ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। और ये हो जाएगी स्वर्ण रेखा, ये लिख लीजिए बैतरनी। मतलब इतनी नदियां हैं। ठीक है, ये जो यहाँ की प्रमुख नदी है वो आपका कौन होगी? ये आपका होगी दामोदर नदी, याद रखना है, दामोदर नदी। ठीक है, और दामोदर नदी में जो आपके उत्तर से आने वाली नदियां हैं ये आपका कोनार नदी है, बोकारो नदी है और बराक नदी है। ये सभी आकर किसी मिल जाती है? आपके दामोदर नदी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि उधर से इधर ढाल है। यहाँ से अब यहाँ से ये जो भूखंड है ये टूट गया है, टूट कर ये आपका दक्षिण तरफ झुक गया है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलेगी वो सभी किस में आकर मिल जाएगी? यानी आकर आपकी मिल जाएगी महानदी में। ठीक है, महानदी में, ये आपकी महानदी है, महानदी में आकर मिल जाएगी या बंगाली खाड़ी में डायरेक्ट गिर जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे कि भाई जो आपका दामोदर नदी थी, ये जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक यानी पूर्व में कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है? यानी बंगाल का लाइफ लाइन बोला जाता है। कारण क्या था थोड़ा सा हम ये समझेंगे। अब हम जानते हैं कि जैसे छोटा नागपुर पठार है तो छोटा नागपुर पठार इस प्रकार से है और ये जैसे आएगा पश्चिम बंगाल में तो ऐसे हो जाता है। ये आपका छोटा नागपुर पठार है, ऊंचाई के दृष्टि से अगर देखा जाए। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार ये हो गया छोटा नागपुर और ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो मतलब यहां पर ज्यादा हाइट है, मतलब ऊंचाई अधिक है और पश्चिम बंगाल में क्या है? यानी तीव्र ढाल है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि जैसे आपकी दामोदर नदी आ रही है तो तीव्र ढाल के कारण क्या होता है कि यहाँ के सभी जलों को लेकर आती है पश्चिम बंगाल में और यहाँ यानी तबाही मचाती थी, बाढ़ का बहुत बड़ा कारण होता था। लेकिन इस पर क्या किया गया? इन नदियों पर अनेक प्रकार की परियोजनाओं को बनाकर क्या किया गया है? यानी आपका जल को रोकने का प्रयास किया गया है ताकि पश्चिम बंगाल में आपका बाढ़ ना आए। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ? तो इसके लिए हम देखेंगे एक अमेरिका की टेनेसी नदी थी। हम देखेंगे कहाँ की? अमेरिका, जो आपका
जो अमेरिका जो आपका है, अमेरिका में यहां पर देखिएगा मिसिसिपी एक नदी थी, मिसिसिपी की सहायक नदी थी टेनेसी। ठीक है, ये आपका है टेनेसी नदी, टेनेसी, और ये थी आपकी मिसिसिपी। तो ये टेनेसी नदी क्या करती थी, यानी अमेरिका में भी देखिएगा कि ये बाढ़ का बहुत बड़ा कारण थी। ठीक है, अमेरिका में भी ये बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण था, जिसके परिणाम से क्या किया गया, इस पर एक बांध बनाया गया। हॉलैंड के एक इंजीनियर थे, यानी हॉलैंड के इंजीनियर द्वारा कब, यहाँ पर हम इस पर 1933 ईस्वी में एक बांध बनाया गया, और बांध को बनाने के परिणाम स्वरूप टेनेसी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बाढ़ को आसानी से क्या कर दिया, रोक दिया गया। वही इंजीनियर के द्वारा, उसी इंजीनियर ने क्या किया, आपके दामोदर नदी पर, याद रखना है, जो बांध टेनेसी नदी पर बनाया था हॉलैंड के एक इंजीनियर, उसी के द्वारा क्या किया गया, आपके दामोदर नदी पर, याद रखेंगे, दामोदर नदी पर क्या किया गया, दामोदर नदी पर हॉलैंड के इंजीनियर द्वारा क्या किया गया, इस पर बांध बनाया गया। और बांध बनाने के परिणाम स्वरूप, यानी अब जो है इसके, जिसको हम क्या कहते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसे, यानी जो बांध बना उसे हम क्या कहते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत अब क्या हो गया है कि जो पश्चिम बंगाल की शोक थी, अब वही नदी क्या हो गई है, यानी पश्चिम बंगाल की लाइफ लाइन के नाम से जानी जाती है, लाइफ लाइन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि अब इसका प्रयोग जो है सदुपयोग होता है, यानी अनेक प्रकार के बांधों का निर्माण करके, यानी जहां जल नहीं पहुंचते थे वहां पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बांध यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम आता है। ठीक है, और यहाँ पर सिंचाई के लिए भी आप देखिएगा 3 प्रकार के बंगाल में, यानी चावल का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक बंगाल, यानी भारत में चावल का उत्पादन होता है तो आपका बंगाल ही है। तो इसी कारण क्या हुआ, यहाँ पर संभव हुआ। तो याद ये रखना है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किसके द्वारा, एक तो एक हॉलैंड के इंजीनियर जो थे 1933 में जो टेनेसी नदी पर बांध बनाए थे, उन्हीं के द्वारा, यानी भारत में भी क्या किया गया, यहाँ पर दामोदर नदी पर बांध बनाया गया। सोया बोल सकते हैं 1948 के आसपास यहाँ पे बांध बना था, डेट कंफर्म को याद नहीं है, याद रखिएगा। ये बांध बना, जिसके परिणाम स्वरूप अब ये बंगाल का क्या लाइफ लाइन हो गई है। और यहाँ पर बंगाल में यानी अधिक क्या होता है, खेती अब की जाती है, और जब खेती होगा तो पशुपालन भी अधिक होगा, पशुपालन होगा तो दूध का उत्पादन वगैरह ये सब बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रमुख रूप से इन नदियों पर जो परियोजना बना है वो कौन कौन सा परियोजना बना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कोनार नदी जो है, कोनार नदी पर एक यहाँ पर डैम बना है, यानी एक बांध बना है परियोजना। ठीक है, उसको हम देखेंगे। इस पर जो बना है परियोजना, इसको हम बोलते हैं यानी कोनार बांध। क्या बोलते हैं, कोनार बांध परियोजना। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद ये जो आपका बोकारो नदी है, बोकारो नदी पर भी आपका एक बांध बना है जिसको पंचेत बांध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो बांध बना है इस नदी पर हम क्या बोलते हैं, पंचेत बांध, पंचेत बांध। ठीक है, और बराक नदी और दामोदर नदी के मुहाने पर एक बांध बना है, यहाँ पर याद रखना है, बराक और इसके मुहाने पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैथन बांध। इसका नाम है, आप याद रखिएगा, मैथन बांध परियोजना। ठीक है, और एक स्पेशल यानी बराक नदी बनाया गया है जिसको हम तलैया बांध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी एक बांध बना है, इसको हम बोलते हैं तलैया बांध, तलैया बांध। तो इतने लगभग 4 परियोजनाओं को आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर पठार में जो नदियां बहती है, आपका कोनार नदी, बोकारो नदी और बराक नदी। ठीक है, ये सभी आकर किसमें मिलती है, दामोदर नदी में। और यहाँ पर याद रखना है कि बराक नदी और दामोदर नदी के संगम स्थल पर, यानी संगम पर, यानी मैथन बांध परियोजना बना है। बराक नदी पर तलैया बांध बना है। बोकारो नदी पर
पंचेत बांध बना है और कोनार नदी पर आपका कोनार बांध बना है। तो बांध से संबंधित यहाँ पे पॉइंट आप डालकर लिख सकते हैं। वही सेम बात आपको लिखना है क्या, कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ, क्या यहाँ की प्रमुख जो नदी है वो कौन कौन है। एक में आपको याद रखना है दामोदर नदी, दामोदर नदी। दूसरा आपको याद रखना है बराक नदी, बराक नदी। तीसरा याद रखिएगा बोकारो नदी, बोकारो नदी याद रखना है। चौथा आपकी हो जाएगी कोनार नदी, कोनार नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी पे जो बांध बना है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं मैथन बांध परियोजना। ठीक है, बराक नदी पे जो बना है उसको हम क्या बोलते हैं, बराक नदी पर, इसको हम तलैया बांध बोलते हैं, तलैया बांध। और बोकारो नदी पर जो बना है हम स्पष्ट रूप से क्या बोल सकते हैं, पंचेत बांध, पंचेत बांध। और कोनार नदी पर भी एक बांध बना है जिसे कोनार बांध के नाम से जानते हैं, कोनार बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतने बांधों को क्या किया गया है, निर्माण यहाँ पर हुआ है। लगभग 4 बांध, 4 नदियां हैं और यहाँ पर 4 बांधों का निर्माण हुआ है, यानी उत्तर में। या प्रमुख नदी में आपको याद ये रखना है। और भी आपका जो पचवा है वो हो जाएगी ब्राह्मणी नदी, ये यानी बहती है यहाँ पर ब्राह्मणी नदी। ठीक है, छठा आपको याद रखना है सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, सातवां आप याद रखिएगा बैतरनी नदी, बैतरनी नदी। ये सभी नोट्स में क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। एक है आपके ऋषु कुलना नदी, 8वां जो नदी है उसको याद रखना है ऋषि कुलना नदी, ऋषि कुलना नदी। तो ये आपको मतलब नदियों से संबंधित आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हमने ट्रिक बताया था कि आपका अमरकंटक से निकल नदियाँ कौन कौन सी है। तो सोन नदी याद क्या रखना था, सोनू इंद्रावती महान नाम अमर रहे, तो सोनू से सोन याद रखना है, इंद्रावती से इंद्रावती नदी, महान से महान नदी, नर्मदा से नर्मदा नदी और अमर से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगभग 1 घंटा का वीडियो हो गया है। तो जो इसका अगला जो भाग होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।